एवरीवन, वेलकम टू पाल ट्यूटोरियल। आज की क्लास होने वाली है क्लास 10th के लिए और क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसको पढ़ने से पहले, जिसकी एक्सरसाइज पे जंप करने से पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे और पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझेंगे। ये कितने तरीके के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये बहुत बेसिक है, पहले इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हमें 2.1 पे जंप करना है। पहले देखते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का अगर हम वर्ड का मतलब समझना चाहें या ये जानना चाहें दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हम इसका हिंदी वर्जन अगर देखें तो इसका मतलब होता है बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, क्योंकि एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो हिंदी में होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। तो ये जो वचन होते हैं बहु, इसका मतलब एक से ज्यादा, और पद का मतलब होता है टर्म। तो ऐसी इक्वेशन मैथमेटिक्स में बोला जाता है उस इक्वेशन को जिसमें मोर देन वन टर्म होते हैं, लाइक मोर देन वन टर्म। इसका मतलब एक टर्म से ज्यादा वाला जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी कुछ शर्त होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? वो कंडीशन होती हैं लाइक आप किस इक्वेशन को बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है और किसको बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन होती है दैट इज टर्म, कि आपका जो टर्म है इक्वेशन का वो मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन। सेकेंड जो है वो आती है बात टर्म्स के साथ साथ इसके अंदर आता है कांस्टेंट, और जो दूसरा है वो आता है आपका वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में एक ही डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जैसे कि जो डिफरेंस होता है आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में और आपके फ्रेंड्स में। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स कभी चेंज नहीं होते, आपकी पूरी लाइफ में कभी चेंज नहीं होते हैं, वो जर्नी बिल्कुल वैसी ही रहती है। मम्मी वही होती हैं, पापा वही होते हैं, बट फ्रेंड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इससे एक चीज जो है वो दोनों में अगर हम रिलेशन करना चाहें या रिलेशन बनाना चाहें तो एक जो है वो कभी चेंज नहीं होता, और फ्रेंड्स जो है वो सेकंड क्लास में कोई और होता है, थर्ड क्लास में कोई और आता है, 10th क्लास तक कोई और हो जाता है, कॉलेज लाइफ में शायद कुछ और या नए फ्रेंड्स आ जाते हैं या कुछ चले जाते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब एक जो है वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट एक जो है वो अपनी जगह पे ही है और उसने कभी अपने आप को चेंज नहीं किया। तो यस, यहाँ पे जिसने खुद को कभी चेंज नहीं किया वो है कांस्टेंट, अनचेंजेबल। ठीक है। और जो जिसने अपने आप को चेंज कर लिया या बार बार खुद को चेंज कर रहा है या फिर चेंजेबल है या स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल बोल सकते हैं हम उसे, और हम इसको चेंजेबल को बोल सकते हैं स्टेबल, क्योंकि ये हर जगह सेम होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। बट ये जो वेरिएबल है ये चेंज हो जाते हैं। अब आप बोलोगे ये होता क्या है बेसिकली, तो अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं 1 2 3 से लेकर के किसी नंबर तक, किसी पर्टिकुलर नंबर तक, तो वो क्या होता है? क्या अगर मैं 100 को यहाँ लिख देती हूँ 100 मल्टीप्लाई 2, तो क्या 100 की वैल्यू कुछ चेंज हुई? नहीं हुई। अगर मैं 100 मल्टीप्लाई 3 कर देती हूँ किसी इक्वेशन में, तो 100 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये 100 जो है वो कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब जो खुद को वैसा ही रखे, जो चेंज नहीं होता, वो होते हैं कांस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, इसे हम न्यूमेरिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। स्पेस नहीं है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है। अगला है वेरिएबल, जिसको हम बोल रहे हैं अनस्टेबल या फिर चेंजेबल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे अल्फाबेट। अलजेब्रा जब हम करते हैं तो उसमें हम अल्फाबेट्स को वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि उनकी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, वो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ बोलूँ x + 3 = 0, ये एक इक्वेशन है, एंड x - 2 = 0। इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप अगर सॉल्व करोगे तो 2 आ रही है, बट अगर इसी इक्वेशन में आप देखते हो तो x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो -3 आ रही है। तो मतलब जो ये x था, ये जो वेरिएबल है,
ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये चेंज हो रहा है, कभी इसकी वैल्यू 2 है, कभी इसकी वैल्यू 3 है। तो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इनकी वैल्यू चेंज होती जाती है, ये स्टेबल नहीं होते। टर्म्स हमने करा मोर देन वन टर्म। अब जो है वो लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, दैट इज कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ये सिर्फ प्लस और माइनस के टर्म्स में हम इन्हें लिखते हैं, लाइक 2x प्लस स्क्वायर प्लस 4, तो ये पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं लिखूं x मल्टीप्लाई y, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कि पॉलिनोमियल में या तो आप उसको प्लस के टर्म में लिखोगे या फिर माइनस के टर्म में लिखोगे, उसे इस तरह से मल्टीप्लाई के टर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जब आप x को y से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आंसर आता है xy, जो कि सिर्फ एक टर्म कहलाता है, वो सिर्फ एक टर्म है, वो दो टर्म नहीं होते, वो दो पद नहीं होते। इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं उसके टर्म्स को शो करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट डज इट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉर्म जो चेंज नहीं होती है या उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मतलब या तो जो पॉलिनोमियल की इक्वेशंस होती हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, आइदर दे आर इंक्रीजिंग और दे आर डिक्रीजिंग। मतलब ये जो इनकी पावर्स होती हैं, पावर्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट आप अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूं यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में देखो 2x की पावर 2, यहाँ पे 2 है पावर, फिर उसके बाद ये पावर 1 हो गई है और आगे चल के मैंने 2 लिख दिया। मतलब यहाँ पे x की पावर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे x गायब हो चुका है, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो डिक्रीज हो रहा है। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि अब ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं इसे इस तरह लिख दूं कि कोई आगे जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर बीच में डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा जो इक्वेशन होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, उसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता। क्विकली अगर वापस से रिवाइज किया जाए तो पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस होती हैं तभी हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, या किसी इक्वेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं तब हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। फर्स्ट इज टर्म, टर्म एक से ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, दो टर्म्स के बीच में प्लस का सिंबल आना चाहिए या माइनस का सिंबल आना चाहिए, दो टर्म्स के बीच में कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए, या तो वो इंक्रीज करनी चाहिए या फिर वो डिक्रीज करनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करने से पहले एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पे। सो ये जो है ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें मैंने बताया है दैट इज अ पॉलिनोमियल, मतलब ये एक बहुपद है, ये एक पॉलिनोमियल है, वेयर ए बी सी एंड डी, आप देख सकते हो ए बी सी और डी, दे आर कांस्टेंट, मतलब कि ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। वेयर एक्स इज अ वेरिएबल, मतलब x जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। इसने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी अपनी कि मतलब ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ABC जो है वो इसमें कांस्टेंट नंबर भी आ गए, दूसरा हमने देखा कि इसमें वेरिएबल भी आ गया, तीसरा जो है हमने देखा दैट वेयर इट्स डिग्री, इसकी पावर इज डिक्रीजिंग। आप ऑब्जर्व कीजिए x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 हो गया, x की पावर 1 हो गया और फिर लास्ट में x गायब हो गया। इसका मतलब इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी अपनी फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं टर्म्स के ऊपर। तो अगर हम टर्म देखें तो इसमें कितने टर्म है टोटल, एक टर्म 2 3 4, तो ये 4 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और ये
डिक्रीजिंग है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था आपको सिर्फ ये बताने का कि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है भी या नहीं, आप कैसे देख के उसे बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं इसी बेस पे। क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैं क्लासिफिकेशन के लिए आपको पहले एग्जाम्पल देने वाली हूँ, आप अपने एग्जाम्पल से आप खुद इसको क्लासिफाई करने वाले हो। सो व्हाट इज डिग्री और पावर? डिग्री और पावर क्या होती है? तो डिग्री और पावर जो होती है वो होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड डिग्री। मतलब कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, उसको बोला जाता है कि ये इस इक्वेशन की डिग्री है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये क्वेश्चन है जैसे इसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नंबर। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो वेरिएबल x है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? उसकी सबसे बड़ी पावर है 3। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो गई वो हो गई 3। तो उसी तरीके से डिग्री उसको बोला जाता है जो हाईएस्ट पावर होती है। इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं पावर बोलती तो पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, बट मैंने बोला है हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा जिसकी पावर होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखती हूँ, आप उसको देख करके मुझे सब बताएंगे या खुद से अपना माइंड में सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है या इसमें क्या आपको जो है वो नजर आ रहा है। मैं इक्वेशंस कुछ भी लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये जो है वो रियल, मतलब इसके जो सॉल्यूशन हो वो रियल ही हो, या इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकले। मैंने इक्वेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये रैंडम अपने माइंड से लिखी है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में मैंने हाईएस्ट पावर जो रखा है वो रखा है x, मैं इसको फॉर्म में लिख देती हूँ, 2 कर देते हैं, 4 2 8 हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है माइनस का। ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, इसका आंसर भी निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, और अगर इसकी बात की जाए तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है 1। तो आप अगर पावर से इसको ऑब्जर्व करें तो हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 1। यस, अब हम इसको इनकी पावर अपनी इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करते हैं। जिसकी डिग्री 3 होती है उस इक्वेशन को बोला जाता है क्यूबिक पॉलीगन। क्यूबिक पॉलीगन नहीं, सॉरी, पॉलिनोमियल। समटाइम्स जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो कई बार एक के बदले दूसरा निकल जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो जिसकी डिग्री 3 होती है, मतलब 3 डिग्री जिस इक्वेशन की होती है उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलीगन। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3, क्यूबिक का मतलब 3 हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री थी आपकी वो थी 2, 3 का हमने क्यूबिक बोल दिया। अब जो 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीगन। मतलब कि जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक, जब हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक, और जब हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, मतलब कोई डिग्री आपको शो नहीं होती है तो उसको हम 1 बोलते हैं। हाईएस्ट डिग्री जब 1 होती है तो उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। इस सबसे हमने एक कंक्लूजन निकाला। सबसे पहले तो हमने ये चेक किया कि हम किसे बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, उसकी कंडीशंस क्या होंगी। तो कंडीशंस ये होंगी। उसके बाद हमने ये बताया कि इसको हम अगर डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, बांट दे तो हम कैसे और किस तरह से बांट सकते हैं। रैखिक, द्विपदी और त्रिपदी। जो लीनियर पॉलीगन होते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है रैखिक समीकरण, और जो क्वाड्रेटिक होते हैं उसको बोला जाता है द्विपद। हिंदी के टर्म्स जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं क्योंकि हिंदी द्वि है मतलब 2 और रैखिक मतलब 1, और जो क्यूबिक होती है उसको बोलते हैं त्रिपद। तो वहां पे त्रि मतलब 3 आ जाते हैं, जिसका मतलब ऑब्वियसली समझ आ जाता है बच्चे को कि वो क्यूब है। द्वि मतलब 2, तो इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होगी, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। So let me rub it, then we will going to solve our questions.
तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा है डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन की डिग्री पॉजिटिव होगी तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर उसकी डिग्री नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये भी एक कंडीशन है, मैं इसको स्किप कर चुकी थी पीछे। ठीक है, तो डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब है डिग्री जो है मतलब 2 अगर एक्स स्क्वायर है तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है और 2 जो है वो प्लस का है। बट अगर 2x की पावर -2 कर देती हूँ मैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कि जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव होगी तो हम उसे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते, अगर वो पॉजिटिव है तभी हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है पॉलिनोमियल होने की। आइए करते हैं एक पॉलिनोमियल को सॉल्व। देखिए 4x + 2, आपको इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल है x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करते हैं, आप x = 0 कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को चाहूँ y के फॉर्म में लिखना तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ कि पॉलिनोमियल y जो है वो क्या है, इसका इस तरह से फॉर्म किया गया है। या सॉरी, यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। ये पॉलिनोमियल को लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। पॉलिनोमियल x जिसका वेरिएबल है वो इक्वेशन ये है। बट अगर मैं बोलूँ दैट y = 4x + 2, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक नहीं है, वेरिएबल 1 और 2 है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y की क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x y की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करती हूँ तो देखते क्या आंसर आता है। x की वैल्यू मैंने पुट करी अगर 0, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देती हूँ तो ये 4 × 0 0 + 2, मतलब कि आंसर जो y आया वो 2 आया। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, यहाँ अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो x कितना आने वाला है, तब x की वैल्यू आने वाली है -2, क्योंकि इसने अपना साइड चेंज किया 4x, और ये हो जाता है अपॉन में 4, बिकॉज 4x के साथ मल्टीप्लाई था। तो अगर हम बोले तो माइनस का और पॉइंट में आएगा आंसर 0.5, क्योंकि आप इसको पूरे तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हो, 2 जो है वो छोटा है, तो इसका मतलब आंसर आया 0.5। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, यस ग्राफिक अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, जैसा कि 2.1 में ग्राफ है, तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये आपकी हो जाती है y एक्सिस, ये आपका हो जाता है x एक्सिस। अब यहाँ पे क्योंकि x माइनस में भी है तो हम यहाँ इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे 2 कंसीडर कर लेते हैं माइनस का। यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है। ठीक है, और y की वैल्यू मैक्सिमम 2 रही है, मतलब नेगेटिव से तो उसे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, 1, और ये आपका आ गया 2। ठीक है, अब इसको अगर मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी, पहला है x 0 होगा तो y 2 हो जाएगा, ये होता है 0, x 0 होगा तो y 2, मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। x अगर 0.5 होगा नेगेटिव तो ये 1 है तो इसका हाफ यहाँ होगा, तो y कितना होगा 0, मतलब इसी लाइन पे होगा, तो मतलब ये हो गया 1। अब अगर आप इसको कट मिलाते हो इस लाइन से इस लाइन को, तो ये इस तरह का आपका एक ग्राफ बनता है। दिख रहा है आपको कि ये इस तरह का एक ग्राफ बन रहा है। तो इसके सोल्यूशन कितने हुए, इसका फिक्स सोल्यूशन क्या हुआ, अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो इस इक्वेशन का फिक्स सोल्यूशन क्या हुआ। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं 4x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4x = -2, और x जो आएगा आपका वो आएगा -2/4। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, x की वैल्यू आई आपकी ये। तो अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन थी, तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो कितनी बार कट करता है, एक बार और 2 बार, मतलब वो 2 बार कट करता है। एक बार वो x एक्सिस पे करता है, एक बार वो y एक्सिस पे करता है जब लीनियर का ग्राफ बनता है तो। लेकिन x एक्सिस पे वो कितनी बार कर रहा है, सिर्फ एक बार कर रहा है। तो
तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके सॉल्यूशंस हैं सिर्फ 1 नंबर। क्या आप इससे कोई और वैल्यू निकाल सकते हो इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से x की कोई और वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। तो इसका मतलब हमने जो देखा कि जिसकी पावर 1 होती है उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, उसके सोल्यूशन 1 ही होते हैं, और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार ही कट करता है। तो हमने इस इक्वेशन से, इस एग्जांपल से ये सीखा कि जब किसी भी इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करता है उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उतने उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन का हमेशा सॉल्यूशन हो, उससे नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 होगा। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है ये, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन पक्का होगा ही होगा। अगर इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मैं इसे लिखती हूँ, या मैं नई इक्वेशन लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तब उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? 2x² माइनस, यहाँ पे मैं +4 कर देती हूँ, 4 दूनी 8, अगर माइनस का -4, क्योंकि जब 2 से 8 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आ गया, और यहाँ आता 2x। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने लास्ट वाली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी थी, तब हमने देखा था कि उसका जो आंसर आया था वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया था। तो क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट 2 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। तो इसके मैक्सिमम कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। और इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला की फॉर्म में बनता है। बच्चे बोलेंगे पैराबोला क्या होता है, तो वो या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। मतलब सी को आप चारों तरफ रोटेट कर देते हो तो जो शेप बनती है वो होती है पैराबोला। ऊपर की तरफ हो सकती है, नीचे की तरफ हो सकती है, इस तरफ हो सकती है, उस तरफ हो सकती है, और ये हमेशा एक्स एक्सिस पे 2 बार टच करेगा, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो सोल्यूशन है वो 2 होते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके मैक्सिमम जो सोल्यूशन आएंगे वो आएंगे 2। तो जो ये सोल्यूशंस हैं उसको हम एक और नाम दे सकते हैं, जो ये सोल्यूशंस हैं हम उसको बोलते हैं रूट, या हम उसको बोलते हैं जीरोज, या हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसका मतलब है आपको उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो भी सेम मतलब है कि आपको उसके क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और अगर सोल्यूशन आता है तो आपके लिए ईजी हो जाता है। चलिए, जैसा कि अब हम इस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ग्राफ कैसा होता है, तो अब आते हैं 2.1 पे, क्योंकि 2.1 जो है वो आपकी जो चैप्टर है, जो 2.1 की जो सेकेंड चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ्स हैं, उसमें ग्राफ दिए हुए हैं, और उसी ग्राफ के बेस पे आपको बताना है कि इसके पॉसिबल कितने, एक्सरसाइज लिख देते हैं हम यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, दैट इज 2.1 चैप्टर 2। यस, तो चलिए करते हैं अब आज इक्वेशन सॉल्व। एज आई हैव बुक ऑफ 10th क्लास, तो आपका जो 2.1 है उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि उसका सॉल्यूशन कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और आपका जो सेकंड है वो कुछ इस तरह से है, और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कुछ इस फॉर्म में। यस, तो इसको देख करके हम बता सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वाले 2 मिनट पहले इसी वीडियो में पढ़ा था कि इसका देखिए, क्या कोई लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है? एक्स को किसी ने टच किया? नहीं, एक्स को टच नहीं किया। तो इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप देखिए कि ये एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है, तो ये एक्स पे एक बार टच कर रहा है, एक बार टच करता है तो कितने सोल्यूशन हो गए? ओनली 1 सोल्यूशन।
और अगर इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें, इस डायग्राम को देखें, ग्राफ को देखें, तो ये एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2 और 3, तो ये हो गए 3 सॉल्यूशन। तो इस 2 सॉल्यूशन से, 1 सॉल्यूशन से, 3 सॉल्यूशन से हमने देखा कि 3 सॉल्यूशन किस में होता है, क्यूबिक में होता है। क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 1 सॉल्यूशन किसका होता है, 1 सॉल्यूशन होता है लीनियर का, मतलब कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये ग्राफ को देख करके आपको सिर्फ फोकस करना है कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करता है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस पे टच करता है उतने उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। ये जो वीडियो थी ये आपकी थी सिर्फ और सिर्फ 2.1 चैप्टर के बारे में। अगर आप 2.2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और एज वेल एज आप इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई हर्डल आती है, आपको कोई इशू है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे जाकर के आप 2.2 की वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।